हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज कॉयल, और ये पिछला एक क्वेश्चन था 4.16, उसमें डिस्क्राइब किया गया था, इज़ यूनिफॉर्म इन अ स्मॉल रीजन एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड दिस। तो ये कॉयल किस तरह से होती है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ये कॉयल देख सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉयल्स ये होता है। ये दो कॉयल्स होती हैं, पैरेलल इस तरह से होती है, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, सेम एक ही क्लॉकवाइज होंगे तो दोनों में क्लॉकवाइज, और इस तरह से फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है उनके बीच में। तो ये आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो रखा है। इन द सेम रीजन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉयल। अब ये जो एक्सिस है, इसके कॉमन एक्सिस के नॉर्मल, यानी एक्सिस ये है इस तरह से, इसके नॉर्मल एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया है इस तरह से, इस डायरेक्शन में। अ नैरो बीम एंड, अब कोई बीम चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल्स की एक बीम इसमें एंटर किया, उस चार्ज पार्टिकल की बीम को इस वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है, और एंटर इस तरह से करता है कि ये परपेंडिकुलर जाए। परपेंडिकुलर यानी वो दोनों के परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये तो है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जाए। तो ये समझो कि बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आप यहाँ पे कोई बीम डाल रहे हो, मतलब एकदम ऊपर से ये जो प्लेन ऑफ पेपर है उस पे। तो यहाँ पे अगर हमने डाला तो वो अनडिफ्लेक्टेड होगा, इस तरह से ये सेटअप हो रखा है। तो क्वेश्चन में ये है कि आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये दे रखा है। मेक अ सिंपल गेस एज टू व्हाट द बीम कंटेंस। तो ये बीम में क्या है, मतलब क्या इसमें प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें किसका न्यूक्लियस है, चार्ज पार्टिकल्स। भाई अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसका न्यूक्लियस भी तो चार्ज पार्टिकल होगा, है ना, जिसको ये तो खैर प्रोटॉन ही हो गया। या अगर मैं बात करूँ हीलियम है, हीलियम का न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल होता है, इस तरह से। तो ये है क्या यहाँ पर, ये इस बीम में क्या है, और फिर ये भी हमें बताना है कि वाई द आंसर इज़ नॉट यूनिक। देखो ये क्वेश्चंस भी आपको समझने ज़रूरी हैं, हालांकि एडिशनल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपकी फिज़िक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं ये क्वेश्चंस। और मैं बहुत ही आसान इजी भाषा में इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए आपको समझना। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि क्या इसमें है। तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये जो बीम हमने यहाँ पर डाली है वो अनडिफ्लेक्टेड है। अब बिकॉज क्वेश्चन में ये है कि जो बीम है ये इट रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, तो सिंस द बीम रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर अब अनडिफ्लेक्टेड क्यों है, बिकॉज नेट फोर्स उसमें ज़ीरो है, तो इसलिए अनडिफ्लेक्टेड है। नेट फोर्स ज़ीरो होने का क्या रीज़न है, उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज्ड बीम अगर जा रही है तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसमें नीचे की तरफ लगेगा इस तरह से। और इसका क्या रीज़न है ये नीचे की तरफ लगेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आप आराम से हिसाब लगा सकते हैं। तो सिंपली बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दैट्स वाई जो बीम है वो अनडिफ्लेक्टेड गई है। बस इसके बाद सब कुछ आसान है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्यू वी क्रॉस बी, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम केवल क्यू वी बी लिखेंगे बिकॉज थीटा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्यू इंटू ई, ये भी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। अब ये क्यू से क्यू कट गया, लेकिन यहाँ पर जो वी है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वी जो है यानी जो चार्ज पार्टिकल है उनकी स्पीड है, अब ये कहाँ से लेके आए, तो ये यहाँ पर आएगी इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है, तो ये होता है जो काइनेटिक, ओके नाउ जो काइनेटिक एनर्जी इन चार्ज पार्टिकल को मिली है, काइनेटिक एनर्जी
12mv², ये किससे मिली? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है उसकी वजह से। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे कोई चार्ज q है उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी एनर्जी q इंटू वी होती है। इस तरह से यहाँ पर v आ जाएगा, v² आ जाएगा 2qv/m। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को देखो अब। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारे पास है VB इक्वल्स E, है ना। दोनों साइड स्क्वायर करो। स्क्वायर इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास v² आ जाए और हम इक्वेशन 2 को यहाँ पे पुट कर सकें। तो यहाँ पे हो जाएगा 2qv/m टाइम्स b²/e², और ये हो जाएगा q/m इक्वल्स e²/2vb²। ठीक है, ये q/m को हम चार्ज टू मास रेशियो भी कहते हैं। बहुत फेमस चीज़ है ये चार्ज टू मास रेशियो। तो ऐसा यहाँ पर कैलकुलेट करने से चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगा। तो ये है क्या, कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। जो E है वो क्वेश्चन में दिया है। ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर माइनस साइन भी दिया है। जो पुरानी बुक्स मेरे ख्याल से उनमें माइनस साइन है और कुछ बुक्स में प्लस साइन है। तो मैं प्लस लेके चलता हूँ बिकॉज प्लस ज़्यादा सेंस बनाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर 9 × 10⁵, इसका हमने किया स्क्वायर अपॉन V जो है दैट इज़ वोल्टेज, जो कि है 15,000, क्योंकि 15 किलो वोल्ट है तो 15,000 हो गया। B इज़ मैग्नेटिक फील्ड, तो 0.75 का स्क्वायर हो गया। और अब सिलसिला शुरू होता है इसको कैलकुलेट करने का। तो ऑफ कोर्स कैलकुलेटर यूज़ करके आप कर ही सकते हो, बट मैं यहाँ पर थोड़ा बिना कैलकुलेटर के करने की कोशिश करूँगा। तो ये हुआ 9 × 9 × 10⁻10 अपॉन 2 का 15,000 में मल्टीप्लाई किया तो 30,000 आ गया। और जो 0.75 है, 0.75 3/4 होता है, तो ये 3/4 × 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 से एक 9 कट गया और एक 3 से ये यहाँ पर ये आया और ये कटा। अब ये 4 × 4 यानी 4 4 16 ऊपर जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। और इसके बाद 10 की पावर में क्या क्या है, तो 10 की पावर में 10 पहले से था और 1 2 3 4 ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ 48 × 10⁻6 और ये आ जाएगा 4.8 × 10⁻7 और ये आया है चार्ज टू मास रेशियो कूलम पर किलोग्राम। अब ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में ये होता कि फाइंड इट्स चार्ज टू मास रेशियो तो ये आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया है और ये पूछा गया है कि बीम में क्या है, ये जो बीम है उसमें क्या किस तरह का चार्ज पार्टिकल है। और ये बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि हर एक चार्ज पार्टिकल का अपना अपना चार्ज टू मास रेशियो होता है, सबको याद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इतना याद कर सके तो E/m, m है एक प्रोटॉन का मास, जब ये होता है तो ये होता है 9.6 × 10⁻7। अगर हमारे पास एक ही चार्ज पार्टिकल है बट मास डबल हो गया, मास डबल होने का मतलब ये है कि एक तो प्रोटॉन हो और एक न्यूट्रॉन हो, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जब होता है हमारे पास तो चार्ज तो एक प्रोटॉन के इक्वल होगा लेकिन मास लगभग 2 प्रोटॉन के इक्वल होगा। इस केस में ये हो जाता है 4.8 × 10⁻7। अब ये सिचुएशन कब होती है, किस में एक प्रोटॉन और एक तो प्रोटॉन हो लेकिन साथ में एक न्यूट्रॉन हो और ये इसका, तो ये होता है ड्यूटेरियम में।
ठीक है, तो अब आप ये समझो कि जिसके ऊपर एक तो E1 होना चाहिए और नीचे जो उसका न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स है ये 2 होने चाहिए। ये रेशियो जिसका होगा उसका ये आएगा, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। और सेम होता है हीलियम के लिए, हीलियम न्यूक्लियस के लिए। ओके, इट कैन ऑल्सो बी हीलियम न्यूक्लियस। अब हीलियम न्यूक्लियस की कहानी देखो, इसमें होता है इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, तो चार्ज 2e के इक्वल हो गया। और इसमें 4 मास होता है, आप समझ रहे, 4 इसमें, क्योंकि 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के मास लगभग इक्वल होते हैं, लगभग, नॉट एग्जैक्टली बट लगभग। तो 4 ये मान लो, तो आप देखोगे तो ये फिर से 1/2 रेशियो में आ रहा है, ठीक है। तो ये फिर से सेम है। तो जब भी आपको डिवाइड करोगे, यानी जैसे कार्बन का न्यूक्लियस अगर हम देखें तो कार्बन के न्यूक्लियस में भी 6 तो प्रोटॉन्स होते हैं बट 12 न्यूक्लियस होते हैं। तो उसमें भी ये होगा कार्बन के न्यूक्लियस में। बट कार्बन का न्यूक्लियस जो है आप उसको चार्ज पार्टिकल में यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस यू कैन यूज़ एज चार्ज पार्टिकल, बेसिकली अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है ना। तो एक तो ड्यूटेरियम हो गया, और ड्यूटेरियम में ध्यान रखना डी पॉजिटिव, ये ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो हमारे पॉसिबल आंसर्स हैं इसमें एक होगा ड्यूटेरियम पॉजिटिव एंड हीलियम डबल पॉजिटिव, ठीक है। ड्यूटेरियम एटम नहीं, ड्यूटेरियम आयन, एटम का तो चार्ज ही नहीं होता है, आयन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ड्यूटेरियम जानते हो ना आप, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें एक आइसोटोप ड्यूटेरियम भी होता है, तो वो है। ऑलराइट, तो ये इसका सोल्यूशन था। आई एम श्योर आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।